एवरीवन, वेलकम टू दिस सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस माइंड मैप रिवीजन सीरीज में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम कर रहे हैं हमारा ये रिवीजन, और ये सीरीज चल रही है आपकी रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग हर चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। और विदाउट, जैसा मैं आपके हर लेक्चर में बोलती हूँ, वी डोंट स्किप एनी ऑफ द टॉपिक्स। किसी भी एक टॉपिक को हम स्किप कर कर नहीं चल रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ आज हम फिर से एक नया चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज योर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, को फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स का ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी कर लिया है। अब आपके कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं एंड देन विल फिनिश आवर फुल सिलेबस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास 9 से आप क्लास 10th में आ गए। 9th में भी आपने पूरे पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ा है, और क्लास 10th में भी पूरा आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी से कौन कौन से आउटकम्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम ये सोचते हैं अगर हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो वही सारे हम आउटकम्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, डिलेमा अबाउट डेमोक्रेसी। डिलेमा अबाउट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि दुविधा क्या है डेमोक्रेसी को लेकर। तो हमारे मन में एक दुविधा, एक पिक्चर बनी हुई है ये कि दुविधा ये है डेमोक्रेसी को लेकर कि डेमोक्रेसी सिद्धांतता यानी एज अ प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी समझ में आती है, लेकिन जब उसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं किसी देश में तब वो इतनी अच्छी निकलकर नहीं आती है प्रैक्टिस में। सो डिलेमा क्या है कि टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स में तो बहुत अच्छी समझ में आ रही है, बट एक्चुअली जब हम उसे प्रैक्टिस करने जाते हैं या जब हमें एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं डेमोक्रेसी को, तो वो इतनी अच्छी समझ में नहीं आई। क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ इसलिए प्रेफर करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डेमोक्रेसी प्रेफर करेंगे, डिक्टेटरशिप प्रेफर करेंगे, मोनार्की प्रेफर करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे लाइन से कमेंट्स में मिलेगा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि आप डेमोक्रेसी को प्रेफर क्यों करेंगे, तो आप उसके फिर बहुत सारे रीजन सोचने लग जाएंगे। तो यही मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ और सिर्फ मॉरल रीजन की वजह से प्रेफर करते हैं, कि हमारे पास इसको डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन भी हैं? कॉन्क्रीट रीजन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रीजन। तो डेमोक्रेसी को हम सिर्फ मॉरल रीजन की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जैसे हमें सिखाया जाता है कोई बड़ा आता है तो आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करना है, इसलिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या फिर आपके पास उसका कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन है? ये तो हो गया एक डिलेमा, यानी एक दुविधा। दूसरी दुविधा क्या है? दूसरी दुविधा ये है कि हम ये सोचते हैं कि जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी, जहां भी डेमोक्रेसी होगी, उस कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारी दुविधा है। ठीक है, क्या सोचते हैं कि किसी भी कंट्री में जैसे डेमोक्रेसी बैठी है, अब इसको कितने सारे पत्थर मारे जा रहे हैं। ये पत्थर कौन कौन से हैं? कोई स्टूडेंट्स की डिमांड है, तो कोई पॉलिटिशियन की डिमांड है, तो किसी स्टेट की डिमांड है, तो किसी चीज को प्रोटेस्ट करा जा रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई डेमोक्रेसी जहां पर होगी वहां पर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। और जब हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, तब हम फिर डेमोक्रेसी को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। अरे यार डेमोक्रेसी बेकार है, ऐसा तो यही वाली गवर्नमेंट अच्छी है, ऐसा तो ये अच्छा है, कम से कम इसमें इतनी ये चीजें तो हो रही हैं। तो जब भी अगर कोई एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती है, तो हम सामने वाले को फिर खराब बोलने लग जाते हैं। तो ये हमारी हुई दूसरी दुविधा। दो दुविधाएं मैंने आपको बता दी, दो डिलेमास मैंने बताए। नाउ अब हमें अपने आप को ये समझाना है, डेमोक्रेसी नॉट अ मैजिकल स्टिक, ओनली अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस दुविधा से बाहर आने के लिए, ये सोचने, इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर आने के लिए कि जहां डेमोक्रेसी होगी वहां सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है, हमें स्ट्रॉन्ग रीजंस हमारे कुछ होने चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। तो इस दुविधा से बाहर आने के लिए हमें पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे डिक्टेटरशिप एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमाएंगे और सारी प्रॉब्लम्स सही हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी जहां होती है वो एक जादू की छड़ी है, आपने घुमाया और सारी आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खत्म, लोगों की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, सोशल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। नहीं, तो पहले हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोग क्या कर सकते हैं? लोग
डेमोक्रेसी क्या कर सकती है, डेमोक्रेसी लोगों को कंडीशंस क्रिएट करके दे सकती है, लेकिन ये लोग ही हैं जो अल्टीमेटली इसका फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी किसी को फायदा नहीं दे सकती, लेकिन ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देगी डेमोक्रेसी कि लोग फिर उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, अब देखो फंडामेंटल राइट्स का फायदा कौन उठाएगा, लोग उठाएंगे। फंडामेंटल राइट्स कहां से आया, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, अब लोग उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो वही चीज वो आपको समझा रहा है, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ठीक है, ये सिटीजन्स हैं, ये देश के नागरिक होते हैं जो इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं। डेमोक्रेसी आपको सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस बनाकर देगी। नाउ व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट डेमोक्रेसी डज। भाई डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी कोई सी भी हो सकती है, आपकी मोनार्की हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, मिलिट्री रूल हो सकता है, तो डेमोक्रेसी ही क्यों बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखो वो ये नहीं बोल रहा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वो ये कह रहा है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी क्यों है, या फिर डेमोक्रेसी क्या क्या करती है। तो पहला पॉइंट आता है भाई लोगों को इक्वालिटी देती है, प्रोवाइड करती है, सब लोग बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा कोई कम। कानून के नजर में डेमोक्रेसी में हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति, उसकी इज्जत, उसकी डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब इक्वल है। ठीक है, डिग्निटी इनहांस करती है, सबको इज्जत देती है। तीसरी चीज, इंप्रूव्स इन क्वालिटी डिसीजन, इंप्रूव्स दी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब कैसे इंप्रूव्स इन क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, कि देखो क्या होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि इसमें जनता की चलती है। भाई डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों की है, लोगों से है, लोगों के द्वारा है। तो डेमोक्रेसी चूंकि जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, मैं आपको आगे बताऊंगी अभी। ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इंप्रूव कर देती है। कैसे, कि कोई मान लो एक बड़ी पॉलिसी आ रही है, उस पर अगर कोई फैसला लेना है तो उसमें जनता की भी राय पूछी जाती है, तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंप्रूव हो गई। देन मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मान लो किसी कुछ लोगों के बीच में विवाद है, दो सरकारों के बीच में विवाद है, लोग और सरकार के बीच में विवाद है, तो ऐसे में डेमोक्रेसी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को, उस परेशानी को, इस टेंशन को रिजॉल्व कर सके, खत्म कर सके, सुलझा सके। नेक्स्ट, अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स, यदि कोई गलती भी होती है तो उसमें ये चांस होता है डेमोक्रेसी में कि हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, डिफरेंट पैरामीटर्स। अब वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हम डेमोक्रेसी के आउटकम को एसेस कर सकते हैं या हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी का आउटकम है। देखो हर कंट्री में, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, उस कंट्री में उसका एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, दो चीजें होती हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री का होता है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हो वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो। दो चीजें मैंने आपको बोली, क्या कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री का होता है, अब जरूरी नहीं है कि जिस जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, क्लियर है, लेकिन जो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होंगी उनका एक एक कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। तो वही वो कह रहा है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो अपने रेगुलर इलेक्शंस कराते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, गारंटी राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात कर रहा है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो आप ये क्या क्या इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे पैरामीटर्स को आप क्या कंसिडर कर सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पर बढ़िया डेमोक्रेसी चल रही है, अगर वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या बढ़िया डेमोक्रेसी चल रही है, वहां पर रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या डेमोक्रेसी बढ़िया है वहां पर। क्या ये सारे फैक्टर्स इनफ है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज, दैट मींस आपकी डेमोक्रेसी अच्छा काम कर रही है? नहीं, डेफिनेटली नो। सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टर्स सफिशिएंट नहीं है गुड डेमोक्रेसी के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टर्स सफिशिएंट नहीं है गुड डेमोक्रेसी के लिए। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि सोशल कंडीशन, आपके सोसाइटी की कंडीशन कैसी है, आपके देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कितना उन लोगों ने अचीव किया, तो इकोनॉमिक अचीवमेंट, उनका कल्चर प्रिजर्व है कि नहीं है, क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, कि गवर्नमेंट सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, देश के लोगों को फ्रीडम है कि नहीं है, देश के लोगों को, सिटीजन्स को इज्जत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है कि नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है। तो ये आपके बाकी ये सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट, कल्चर, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, फ्रीडम, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ये सारे के सारे आपके और दूसरे पैरामीटर्स हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। देखो
डेमोक्रेसी में जो भी सरकार आती है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए और साथ ही साथ रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। किसके प्रति? लोगों के प्रति। लोगों के एक्सपेक्टेशंस, नागरिकों के एक्सपेक्टेशंस के प्रति उसको रेस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल का मतलब हुआ कि सरकार की जवाबदेही जो होती है वो लोगों के लिए होती है, और रेस्पॉन्सिव का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके लिए है? लोगों के लिए होती है। ठीक है। नाउ अब इसमें हम कुछ पैरामीटर्स पढ़ते हैं, डिलेड डिसीजन वर्सेस क्विक डिसीजन। देखो क्या होता है डेमोक्रेसी में बेटा, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी फैसला लेने के लिए कुछ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। उसका एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। मान लो कोई फैसला लेना है तो उसका एक प्रोसीजर है कि आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो डेमोक्रेसी में ये चीज होती है कि सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं किसी एक डिसीजन पर आने से पहले। ठीक है, किसी एक डिसीजन पर आने से पहले। अब क्या है, क्योंकि सरकार को कुछ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, तो फैसला लेने में, डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, तो डिसीजन क्या हो जाता है? डिले हो जाता है। ठीक है। लेकिन भले ही डिसीजन डिले हो गया है, लेकिन जो डिसीजन निकल के आया है वो बहुत इफेक्टिव होता है और ज्यादा एक्सेप्टेबल भी होता है। जनता उसको ज्यादा एक्सेप्ट भी करती है और ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। वेराज अगर हम क्विक डिसीजन की बात करें, तो क्विक डिसीजन, आपने फटाफट किसी चीज को लेकर डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दूसरी चीज, वो लोगों द्वारा इतना एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। तीसरी चीज, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है। तो जो हम टाइम दे रहे हैं, जो हमारा टाइम लग रहा है डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने के लिए, तो वो वर्थ गिविंग टाइम है। जो हम टाइम पे कर रहे हैं, जो हमारा वक्त जाया हो रहा है उसमें, दैट इज वर्थ गिविंग टाइम। तो पहला फैक्टर आ गया डिलेड डिसीजन वर्सेस क्विक डिसीजन। ठीक है। नेक्स्ट आता है, दूसरा है आपका ट्रांसपेरेंसी। कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सरकार और लोगों के बीच में, कि सरकार क्या कर रही है लोगों को पता होना चाहिए, और लोग क्या चाहते हैं वो भी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी को हिंदी में हम कहेंगे पारदर्शिता। ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, ट्रांसपेरेंसी फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोगों के पास ये अधिकार है और साथ साथ उनके पास ये मीन्स है, अधिकार भी है और तरीके भी हैं कि वो जान सकते हैं कि सरकार ने किस तरीके से कोई डिसीजन लिया है। ये जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? एक राइट है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम आरटीआई 2005 कहते हैं। ठीक है। 2005 में क्योंकि ये एक्ट आया था, इसलिए हम इसे आरटीआई 2005 कहते हैं। ठीक है। आरटीआई 2005। लोगों के पास क्या है, हमारे डेमोक्रेसी में लोगों के पास ये राइट भी है और तरीका भी है, मीन्स भी है कि वो सरकार से पूछ सकते हैं कि अगर आपने ये फैसला लिया है तो आपने ये फैसला कैसे लिया है, क्या क्या आपने स्टेप्स फॉलो करे हैं, क्या क्या नहीं करे हैं। ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? तो कोई भी व्यक्ति हो, ही कैन चेक, वो उस चीज को चेक कर सकता है कि डिसीजन मेकिंग में सरकार ने वो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं किया है। ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डेवलप मैकेनिज्म फॉर द सिटीजंस टू होल्ड द गवर्नमेंट लायबल एंड टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। सरकार को भी क्या करना है, सरकार भी इस तरीके की मैकेनिज्म को डेवलप करे जिससे कि लोग जो है वो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। जैसे कि भाई मैंने आपको बताया आरटीआई 2005, जो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब देखो ये दूरबीन है, यहाँ पर सरकार बैठी है, यहाँ पर लोग बैठे हैं। यहाँ ये कह रही है व्हाट नोज अबाउट यू, व्हाट इट नोज अबाउट यू। सरकार यहाँ से देख रही है और जान रही है कि भाई जनता क्या चाहती है, और यहाँ लोग खड़े हैं, पब्लिक खड़ी है, वो ये कह रहा है व्हाट यू नो अबाउट इट, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। तो देखो दूरबीन है, यहाँ पर सरकार जो है, दूरबीन के दो हिस्से होते हैं ना, एक तरफ से पास देखते हैं, एक तरफ से दूर दिखता है। तो दूर वाला हिस्सा जो है इनकी तरफ है और वो सरकार को देख रहे हैं, और यहाँ से ये सरकार को देख रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी है, दोनों एक दूसरे को साफ साफ देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आता है एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट डिसीजन। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी में क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है वो आपका कुछ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स पे बेस करता है। डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो आपके डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है। डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन का मतलब क्या होना, बातचीत करना, बैठकर अपने अपने विचार रखना, वाद विवाद होना। ठीक है, बातचीत करना। ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या है, किस आइडिया पे बेस करती है, डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन पे बेस करती है। अब चूंकि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर बात करने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज एक बार में ही तय हो जाती है, डिसीजन हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो चूंकि इन सब चीजों में टाइम लगता है तो क्या हो जाता है, डिसीजन जो है वो डिले हो जाता है। भले डिले जरूर हो जाता है लेकिन डेफिनेटली मोर एफिशिएंट निकल कर आएगा, ज्यादा निकल कर अच्छा आएगा। वही चीज है कि चाय है, चाय बना रहे हो, अब पानी अच्छे से खौलाओगे, पत्ती अच्छे से खौलाओगे, अदरक
अदरक अच्छे से डालोगे, दूध अच्छा डालोगे, तो भाई चाय बढ़िया निकल के आएगी। लेकिन सब ऐसे डाल भूल के ऐसे निकाल के दे दोगे फटाफट से 1 मिनट के अंदर, तो चाय अच्छी बनकर नहीं आएगी। तो सिमिलरली यही चीज यहाँ पर बोल रही है कि भाई डेमोक्रेसी में चूंकि चीजें होने में, इनैक्ट करने में टाइम लगती है, डेलिब्रेशन नेगोशिएशन करना पड़ता है, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो इसलिए हो सकता है डिसीजन लेने में हमें टाइम लग रहा हो, लेकिन जो आउटकम निकल के आएगा वो बहुत एफिशिएंट होगा, बहुत एक्सेप्टेबल होगा और बहुत ही ज्यादा आपका इफेक्टिव भी होगा। तीनों चीज उसने बताई। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इनएफिशिएंट डिसीजन की बात करें, तो जैसे कि मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, इनको जनता से क्या मतलब है, कुछ नहीं, राजा ने बोला आज ये चीज लागू होनी है तो होनी है। तो ऐसे में जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो हो सकता है डिसीजन जल्दी ले रही है, लेकिन उसका डिसीजन इतना इफेक्टिव नहीं होगा और ना ही जनता उसको इतने इजीली एक्सेप्ट करेगी। और दूसरे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ये तो हमने 2-3 पैरामीटर्स पढ़ लिए, इसके अलावा और कौन कौन से दूसरे पैरामीटर्स हैं कि भाई कंट्री में रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराइए। जैसे कि क्लास 9th में आपने पहला चैप्टर पढ़ा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। चाइना में ऑप्शन ही नहीं है, मेक्सिको में धांधली हो रही है इलेक्शंस में, ठीक है। ओपन पब्लिक डिबेट कराइए, कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो जनता की भी उसमें से होनी चाहिए, जनता की भी उसमें आवाज होनी चाहिए। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाइए जिससे कि आप सरकार की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लोगों के लिए हर लेवल पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, एक ऐसा मैकेनिज्म भी सरकार को डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब हकीकत क्या है, ये तो होना चाहिए, ऐसा है, ये सारी एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में ओपन डिबेट नहीं कराई जा रही है, पब्लिक डिबेट नहीं कराई जा रही है, ठीक है। जनता को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करी जाती है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करी जाती है। तो सरकार की इन सब चीजों में कमियां हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा वो सारी की सारी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। और क्या है? फ्रस्ट्रेट दी नीड्स ऑफ पीपल। अब लोगों की नीड्स जो है डेमोक्रेसी में ऑफन क्या होता है, अक्सर लोगों की नीड्स जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उनकी डिमांड्स को इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें को इग्नोर कर देते हैं, सिटीजन्स की ज़रूरतों को इग्नोर कर देते हैं। और सबसे बड़ी क्या है कि भाई भ्रष्टाचार बहुत है। आए दिन आपको सुनने को मिलेगा कि ये नेता भ्रष्ट, उसने ये घोटाला, उसने वो घोटाला किया, ये वाला नेता ने इतना पैसा खा लिया, स्ट्रिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये इतना भ्रष्ट है, XYZ मैटर्स। तो रोजाना की चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो ये है आपकी ग्राउंड रियलिटी। अब आता है हमारा लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव पढ़ लिया, अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट पढ़ते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है लीगल गवर्नमेंट। अभी लीगल गवर्नमेंट क्या होगी? लीगल गवर्नमेंट होगी जब लोगों द्वारा खुद ही चुनी गई सरकार होगी, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो सरकार चुनी जाती है वो लोगों की खुद की सरकार होती है। क्यों? क्योंकि लोग उसको खुद चुनते हैं, इलेक्टेड बाय देम, ठीक है। लोगों की ये ख्वाहिश होती है, ये विश होती है कि वो उन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुने, ठीक है। तो इसलिए लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, सबसे सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो ये होती है आपकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि लीगल गवर्नमेंट। क्लियर है? तो हमने अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट पढ़ लिया। अब फटाफट से पढ़ लेते हैं भाई डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड डेवलपमेंट का क्या हाल है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि कंट्री कितना ग्रो कर रही है और डेवलपमेंट कितना हो रहा है। देखो, किसी भी कंट्री को ग्रो करने में या किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में सिर्फ एक कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेसी फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वही चीज फिर याद करो जो मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमा देंगे और सारी चीजें सही हो जाएंगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो कंट्री के डेवलपमेंट, कंट्री का ग्रोथ रेट के लिए एक फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कौन कौन से हैं? जैसे कि कंट्री की पॉपुलेशन, कंट्री में आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं, इस पे भी इकोनॉमिक रेट और आपका डेवलपमेंट डिपेंड करता है। ग्लोबल सिचुएशन क्या है भाई? अर्थ पे आपकी धरती गोल है, अब धरती की वहां पर कहाँ है आपकी ये धरती है, नॉर्थ पोल पे है, साउथ पे हो कि इक्वेटर पे हो कि यहाँ पर कहीं है कि यहाँ पर कहीं है। तो ये कह रहा है ग्लोबल सिचुएशन भी डिपेंड करती है। तीसरी चीज कि दूसरे देशों से आपको कितना सहयोग मिल रहा है, कितना कोऑपरेट कर रही है दूसरे देश आपके साथ, या आप कितना दूसरे देश के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा कोऑपरेट करोगे अच्छे संबंध बने रहेंगे, खराब कोऑपरेट करोगे नहीं बनेंगे संबंध, ठीक है। तीसरी और आपकी चौथी चीज ये कह रही है कि सरकार किस इकोनॉमिक प्रायोरिटी, किस इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रायोरिटी देती है। भाई सरकार को करने बहुत सारे काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है,
ब्रिज बनाना है, एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाने हैं, एम्प्लॉयमेंट देना है, पॉवर्टी खत्म करनी है, ठीक है। अब इसमें से सरकार किसको प्रायोरिटी पे रखती है, तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ रेट और डेवलपमेंट में, ठीक है। अब देखो क्या देखने को मिल रहा है ग्रोथ रेट एंड डेवलपमेंट में, फटाफट से टेबल पढ़ लेंगे। आपको ये टाइप्स ऑफ रिजीम दी गई हैं, एक डेमोक्रेटिक है, एक डिक्टेटोरियल है, और तीसरी है आपकी पुअर कंट्रीज जो डिक्टेटरशिप के अंडर है, और ऐसी पुअर कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेसी है। तो क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ हमें देखने को ये मिल रहा है कि जहां पर डेमोक्रेसी है वहां का ग्रोथ रेट 3.95 है, जहां पर डिक्टेटोरियल एंड डिक्टेटरशिप फॉलो करी जा रही है वहां पर 4.42 है। अब ये क्या हुआ मैम भाई, यहाँ पर डेमोक्रेसी है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है, और डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा है। अब पुअर कंट्री में बात कर ले तो पुअर कंट्री में डिक्टेटरशिप कितनी है, 4.34 है, और डेमोक्रेसी में गरीब कंट्रीज का क्या है, 4.28 है। यहाँ भी डेमोक्रेसी कम है, यहाँ भी डेमोक्रेसी कम है। डिक्टेटरशिप का क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इनका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी। लेकिन क्या मुझे एक बात बताओ, भले ही इनका ग्रोथ रेट अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन क्या हम सिर्फ इस बेस पर कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भले डेमोक्रेसी में कम है डिक्टेटरशिप में ज्यादा है, तो क्या इस बेस पर हम डेमोक्रेसी को खराब कहेंगे? हम नहीं कह सकते खराब। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एक मुद्दा नहीं है, डेमोक्रेसी में और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं जो कि डिक्टेटरशिप में हमें मिलेंगे नहीं। तो वही चीज वो कह रहा है कि 1950 में डिक्टेटरशिप का स्लाइटली जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, ना के बराबर डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि 10-20 का फर्क देखने को मिल रहा है, 19.5 और 20 का फर्क ही देखने को मिल रहा है, ज्यादा नहीं है भाई। 4.4 टू 3.95, 3.95 ऑलमोस्ट आपका 4 हो गया, और 4.4 टू 0.5 का डिफरेंस ही तो है। लेकिन क्या आप उस 0.5 के लिए आप डेमोक्रेसी को खराब करने लग जाएंगे? नहीं। तो डिफरेंस आपका बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस चीज की गारंटी तो नहीं देती है कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होगी वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ यही एक अकेला रीजन नहीं हो सकता डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करने के लिए। ये अकेला एक रीजन नहीं हो सकता जिससे कि हम डेमोक्रेसी को खराब कहने लग जाएं, ठीक है। चलो, ऑन एन एवरेज डिक्टेटोरियल रेजिम की बात करें तो दे हैव अ स्लैटर बेटर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बट डिक्टेटरशिप आपके डेमोक्रेसी में तो बेटर रेट नहीं देखने को मिला, लेकिन डिक्टेटरशिप में हमें बेटर ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। बट जब हम ग्रोथ रेट के अलावा और बहुत सारी चीजों को कंपेयर करेंगे तो हमें डेमोक्रेसी ज्यादा समझ में आएगी, हम डेमोक्रेसी को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। बट वेन वी कंपेयर देयर रिकॉर्ड्स इन पुअर कंट्रीज देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 3.95, 4.42। लेकिन जब हम पुअर कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां तो हमें बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। क्या डिफरेंस है भाई? डेमोक्रेसी 4.28, डिक्टेटरशिप 4.34, हार्डली सिर्फ 6.06 का डिफरेंस है, 0.06 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यही चीज वो आपको यहाँ पर बता रहा है। अब आ जाओ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की बात करने। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि कितने % लोगों के पास कंट्री की टॉप इनकम है और बॉटम इनकम है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है साउथ अफ्रीका में 64% लोगों के पास कंट्री की इनकम है, 20% लोग ऐसे हैं जहां पर कंट्री की 64% इनकम उन्हीं के पास है। और साउथ अफ्रीका में 20% में कौन आता है? 2.9% लोग आ रहे हैं, ठीक है। ब्राजील में 63% लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की 20% इनकम है, टॉप 20 में ये लोग आ रहे हैं। वेराज ब्राजील में बात करें बॉटम की तो 2.6% है। ऐसी यूएसए में, रशिया में, यूके में, डेनमार्क में, हंगरी में। अब डेनमार्क हंगरी देख लो भाई, यहाँ पर टॉप शेयर ऑफ नेशनल इनकम टॉप 20%। टॉप 20% कौन लोग हैं? जिनके 64 लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की 20% इनकम है। अब डेनमार्क में बात करें तो डेनमार्क में सिर्फ और सिर्फ 34% लोग ऐसे हैं जिनको जो कि आपके टॉप 20 लोगों में आ रहे हैं। हंगरी में क्या है? 34.4% लोग ऐसे हैं जो कंट्री के नेशनल इनकम में टॉप 20 पर आ रहे हैं, टॉप 20% पर आ रहे हैं। अब बॉटम 20% की बात करें तो डेनमार्क में सिर्फ और सिर्फ 9.6% ऐसे लोग हैं जो कि बॉटम में आते हैं, और हंगरी में 10% लोग हैं। अब देखो इस टेबल से क्या पता चल रहा है, आइए। कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, टॉप 20% पीपल टेक अवे मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम। यानी आपको ये देखने को मिला
कि साउथ अफ्रीका की 64% इनकम जो है वो 20% लोगों के पास है, और ब्राजील में 63% इनकम जो है वो कंट्री के टॉप 20% लोगों के पास है। ठीक है, यही चीज वो आपको यहाँ पर समझा रहा है। लिविंग लेस देन 3% एंड 3% फॉर द बॉटम 20% पॉपुलेशन। वही चीज वो आपको ये समझा रहा है इस ग्राफ में। वो ये समझाना चाह रहा है आपको कि जो साउथ अफ्रीका के 20% लोग हैं उनके पास कंट्री की, देश की, साउथ अफ्रीका की 64% इनकम है, और जो साउथ अफ्रीका के नीचे गरीब जो 20% लोग हैं उनके पास कंट्री की सिर्फ और सिर्फ 2.9% इनकम है। तो देखो डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंट्री जैसे कि डेनमार्क और हंगरी है, ये इनकी सिचुएशन को ज्यादा बेटर देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखने को मिल रहे हैं कि 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की सिर्फ और सिर्फ 30% जो है वो इनकम है, और यहाँ पर 10% करीब करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की इनकम देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो एविडेंस क्या हमें देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेसी से इस चीज की तो देखो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई कि डेमोक्रेसी इस इनकम इनइक्वालिटी को खत्म कर देगा। जब हम रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, जब हम रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो कंट्रीज जैसे कि डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो डिफरेंस हमें देखने को मिला है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है या बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें तो डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, ऐसी कंट्रीज जहां डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी है तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल या इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, सो इसलिए सिर्फ एक फैक्टर नहीं है डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करने के लिए कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं हो पा रहा है, बल्कि इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी। अगर हम बाकी और हम प्लस पॉइंट्स देखें डेमोक्रेसी के, तो आप डेमोक्रेसी ही फिर आप उसको अडॉप्ट करेंगे, आप डिक्टेटरशिप या मोनार्की अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भले ही इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में डेमोक्रेसी थोड़ा पीछे है, लेकिन बाकी चीजों में बहुत आगे है, बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इस पिक्चर में आप समझ ही सकते हैं कि भाई देखो रिच के पास कितना पैसा है, मिडिल फिर भी कमर है बेल्ट लगाए, और पुअर तो बिल्कुल ढांचा ही है, एकदम हड्डी दिखाई दे रही है। तो यही चीज वो आपको साउथ अफ्रीका, ब्राजील, डेनमार्क में शो करना चाह रहा था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, कि किस तरीके से आप इनइक्वालिटी का मतलब असमानता और पॉवर्टी का मतलब गरीबी, इनको आप डेमोक्रेसी में कैसे खत्म कर सकते हो। तो डेमोक्रेसी से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कम कर देगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा देगी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम कर देगी। यानी जो असमानता है लोगों के बीच में, जो अमीर और गरीब का फासला है, वो डेमोक्रेसी खत्म कर देगी और डेवलपमेंट बढ़िया कर देगी, एकदम ओपी कर देगी। लेकिन वही चीजों को लिखी हुई है, एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ? ऐसी सिचुएशन कंट्री में, ऐसी सिचुएशन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी सिचुएशन जहां कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ है बट लेकिन वेल्थ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसमें पैसा जो है, वेल्थ जो है कंट्री की, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि सबके पास इक्वल शेयर हो, सबके पास शेयर हो, ऐसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसी को हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोलते हैं, जहां पर कंट्री का ग्रोथ तो हुई है, ग्रोथ रेट बढ़ा है, कंट्री की ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, लेकिन जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, जो शेयर है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस तरह की डेमोक्रेसीज में इकोनॉमिक ग्रोथ ने क्या किया है, अमीर और गरीब के बीच के फासले को और ज्यादा बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज द डिस्पैरिटी और गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अमीर और गरीब के बीच की जो फासला है, जो खाई है, उसे और ज्यादा गहरी कर दी है। ये हमें एक आपके डेमोक्रेसी में देखने को मिल रहा है। So, a small number of ultra rich people enjoy a large disproportionate share of wealth and income। वही चीज वो आपको बता रहा है कि साउथ अफ्रीका में 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की 64% इनकम है। तो वही चीज वो बता रहा है कि इस तरह में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो बहुत ही अल्ट्रा रिच पीपल हैं, जो एकदम बहुत ही हाई फाई लोग हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए
देयर शेयर इन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीज। अब चूंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो इसलिए इनका शेयर जो कंट्री में है, जो कंट्री के इनकम में शेयर है, वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वेराज गरीब की बात करें, ऑन दी अदर हैंड दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, अब ऐसे लोग जो बिल्कुल गरीब है, नीचे हैं, अब याद कर लो वो आपके 2% लोग क्या है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स। अब ये वो बेचारे गरीब हैं तो वो अपने रोजाने की जरूरतें ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो इनकी बेसिक नीड्स है, घर, कपड़ा, मकान, गाड़ी घोड़ा, एजुकेशन, वही चीज वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, ठीक है। तो डज दिस एक्सपेक्टेशन कम ट्रू? अब क्या भाई क्वेश्चन है, क्या ये एक्सपेक्टेशन सही निकल गया? जो रियलिटी में हमें क्या देखने को मिला है कि डेमोक्रेसी जो है वो इतनी सक्सेसफुल देखने को नहीं मिली है। क्यों? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। हमारे भारत में क्या है, क्योंकि हमारे भारत में ज्यादातर लोग गरीब हैं, और जब ज्यादातर लोग गरीब हैं तो वोटर्स भी गरीब हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट लूज नहीं करना चाहती है। उसके बाद भी, इवन देन, उसके बाद भी कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इतनी ज्यादा, आप कह सकते हैं कीन, इतनी ज्यादा फिक्रमंद नहीं समझ में आती है कि वो इस गरीबी की प्रॉब्लम को, इस गरीबी की दिक्कत को खत्म कर दें जैसे कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में सिचुएशन और ज्यादा खराब है, वहां तो और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में है, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज, अब क्या है, कुछ कंट्रीज, बांग्लादेश की तो चलो बात कर ली, गरीबी है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि दूसरे देश पर डिपेंड करती हैं खाने के लिए, फूड सप्लाईज के लिए भी दूसरे देश पर डिपेंड कर रही हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये धरती है पूरी, 2% लोगों के पास इतनी वेल्थ है, पूरी दुनिया की वेल्थ 2% लोगों के पास है, और 50% लोगों के पास सिर्फ इतना सा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारी इनइक्वालिटी, ये है आपकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, कि कुछ लोगों के पास, कुछ ही लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास थोड़ा सा ही पैसा है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर अबाउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन ऑफ योर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है। सो होपफुली आपको मजा आया होगा। कैसा लगा लेक्चर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके नोट्स बनाइए। इफ यू हैव समवेयर डाउट और इफ यू वांट टू रिवाइज इट अगेन, आप इसको फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।